नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका दोस्त प्रदीप स्वागत करता हूं आपको एक नई और एक सच्ची घटना में। डिप्रेशन के हत्यारे का सुसाइड नोट। आज की घटना थोड़ी हटके है। ये एक एक्सपेरिमेंटल घटना है। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट में अपने सजेशन जरूर दें। क्या आप आगे भी ऐसी घटना सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? यह घटना एक बेटे की है जिसने अपनी माँ की हत्या कर दी और 4 दिन तक अपनी मां के मृत शरीर के साथ ही एक ही घर में, एक ही कमरे में बंद रहा। और इन 4 दिनों की आप बीती उसने एक अपने 77 पेज के सुसाइड नोट के ऊपर लिखकर बयां की है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सुनाना चाहता हूं। दोस्तों, यह घटना यूपी का एक जिला पड़ता है मुरादाबाद। वहां के रहने वाले एक नौजवान 25 साल के युवक की है। ये एक बड़ा ही खौफनाक हत्यारा बना जिसने अपनी जन्म देने वाली मां की ही हत्या कर दी। क्यों बना यह हत्यारा? आखिर क्यों किया इसने ऐसा? आखिर क्या कारण था जिस कारण से इसने अपनी मां की हत्या की? अपनी ही मां को किसी बेरहमी से इसने मार डाला, कत्ल कर दिया और लगातार 4 दिन तक उस सड़ती हुई लाश के साथ, अपनी मां के साथ एक ही कमरे में बंद होकर रह गया। आखिर क्या कारण था जो यह करने पर मजबूर हो गया? किस कारण से इसने अपनी मां की हत्या करी? शुरू करते हैं दोस्तों इस घटना के बारे में। तो आइए आज हम जानते हैं एक हत्यारे की मनोदशा, जिसे पता है कि वो भी जल्द ही मरने वाला है। मेरा नाम राहुल है। आज गुरुवार 7/9/2022 का दिन है। आज शाम 7 बजे जब मेरी मां बाजार से कुछ सामान लेकर घर आई तो मैंने उनकी हत्या कर दी। जब वो घर आई तो पहले तो थोड़ी बातचीत हुई, फिर मैंने बाहर जाकर अपनी बाइक का क्लच वायर निकाला और अपनी मां से हंसी मजाक करते हुए उनका गला घोटकर इस दुख भरी दुनिया से उनको आजाद कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें ज्यादा तकलीफ उठानी पड़े, इसलिए मैंने क्लच वायर का इस्तेमाल करना सही समझा। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था, गला दबाने से, दिमाग में ऑक्सीजन ना पहुंचने से आसान रहित, एक पीड़ा रहित मौत हो जाती है। जैसे ही मैंने उनका गला दबाया, वो 8-10 सेकंड तक अपने पैरों को मारती रही, छटपटाती रही, फिर जमीन पर गिर पड़ी और बेहाल होकर लेट गई। फिर मैं उनके सिर के पास बैठा और उनका सिर अपनी गोद में रखा और तकरीबन 10-15 मिनट तक उनके गले को एक हाथ से दबाए रखा और एक हाथ से अपने मुंह को बंद कर लिया, क्योंकि मैं बहुत तेज तेज रो रहा था। अब तक मेरी माता का दिल धड़कना बंद हो चुका था, उनकी आंखें खुली हुई थी और उनका चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तो मैंने उनकी आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो बंद नहीं हो पा रही थी। मैंने ऐसे ही पूरी रात अपनी मां के साथ बिता दी। इससे पहले भी मैं 3 रातों तक सोया नहीं था, क्योंकि मैं डिप्रेशन का शिकार था। यह भी मुझे तब पता चला जब मैं एक मनोचिकित्सक के पास पहुंचता हूं। उन्होंने मुझे बताया। जब मैं डॉक्टर के पास मिलने पहुंचा तो उन्होंने मेरे बचपन के बारे में पूछा। तो मैंने उनको बताया कि कैसे 10 साल की उम्र में मेरे पिता का देहांत हो गया था। वो सरकारी नौकरी पर थे और उसके बाद मेरी माँ ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। हमारी माली हालत बहुत खराब हो गई थी पापा के जाने के बाद, इसलिए माँ लोगों के घर छोटे मोटे काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया करती थी, मेरा पालन पोषण किया करती थी। मेरा कोई दोस्त भी नहीं था, क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो मैंने 2 दोस्त बनाए थे। वो भी मेरा मजाक उड़ाते थे। उनकी कुछ बातें मेरे दिल में घर कर चुकी थी, इसलिए स्कूल के बाद मैंने उनसे मिलना बंद कर दिया और कभी भी किसी से दोस्ती तक नहीं की। कॉलेज की पढ़ाई मैंने डिस्टेंस से की, क्योंकि मुझे लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। कॉलेज खत्म हुआ, फिर अचानक एक दिन पता चलता माँ को कैंसर हो गया। मैं बहुत डर गया था, क्योंकि मेरी सिर्फ इस दुनिया में मेरी एक माँ ही थी जिससे मैं बात कर सकता था, और वो भी अब मरने वाली थी। मैं बौखला गया, घबरा गया कि अब क्या करूं। मैं बहुत डॉक्टरों से मिला। उनमें से एक ने कहा कि ऑपरेशन से उनकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन उसमें करीबन 10 लाख रुपए खर्च आएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पास 10 रुपए तक नहीं थे और डॉक्टर ने 10 लाख रुपए ऑपरेशन के लिए बता दिए। मैंने घूम फिर कर जॉब करने की कोशिश की। धीरे से मुझे जॉब मिल गई। मैं जॉब करने लगा। मेरी तनख्वाह 30,000 रुपये थी। सब कुछ ठीक चलने लग गया और तभी लॉकडाउन लग जाता है, और जो मैंने पैसे इकट्ठे किए थे माँ के इलाज के लिए, वो भी घर खर्च में खत्म हो गए थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। फिर एक दिन मुझे
इंटरनेट पर घर बैठे बैठे काम करने वालों के बारे में कुछ पता लगा, और जो आपसे कुछ पैसे लेते हैं, जो आपको टाइपिंग करने कुछ काम देते हैं। मैंने वो काम करने का सोचा और 15,000 रुपये में अपनी आईडी बनवा ली। लेकिन वो भी एक धोखा निकला। वो लोग उल्टे सीधे आरोप लगाकर केस करने के लिए बोलने लगे। मैं घबरा गया, डर गया, और तकरीबन 1 लाख रुपए उन लोगों ने मुझसे ऐंठ लिए और मेरा पीछा छोड़ दिया। ये सारी बात सुनने के बाद मनोज, जो कि एक चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, मनोचिकित्सक थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें डिप्रेशन है, और मुझे कुछ दवाइयाँ दी और मुझे घर भेज दिया। घर आने के बाद मुझे अजीब अजीब ख्याल आने लगे, मन में बेचैनी होने लगी, और ऐसा लगने लगा कि मैं दूर भाग जाऊं, सबसे दूर, जहां मुझे कोई जानता नहीं हो, कुछ जानता नहीं हो, ना कोई मुझे परेशान करे। लेकिन फिर सोचा जाकर भी क्या ही कर लूंगा। जब यहां कुछ नहीं कर पाया तो सोचा अपने आप को ही मार डालूं। लेकिन मैं खुद अपने आप को मार डालूंगा तो बेचारी मेरी माँ का क्या हाल होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा, उन्हें समय पर दवा कौन देगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना माँ का जीवन भी अपने साथ ही खत्म कर लूं। हाँ, यही ठीक रहेगा, इससे भला किसी को क्या परेशानी हो सकती है। मैं अपनी माँ को साथ लेके चला जाऊंगा। वैसे भी हमारे लिए दुखी होने वाला है कौन, बस एक मम्मी की दोस्त है, एक मधु आंटी, वो भी कुछ दिन में भूल जाएगी। 2-3 दिन तक मैंने बहुत सोचा, और लेकिन आज मैंने फैसला कर ही लिया कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा, अपनी माँ को भी खत्म कर दूंगा। और मैं कामयाब भी हो गया। आखिर मैंने वो कर ही दिया। सारे दुखों से मैंने मेरी माँ को आज़ाद कर दिया, और अब मेरी बारी थी कि मैं अपनी जीवन रेखा को खत्म कर लूँ, अलविदा बोल दूँ इस दुनिया से, इस दुख भरी दुनिया से, इन पापी लोगों से, पापी इंसानों से। आज मेरी माँ को मरे हुए 2 दिन बीत चुके थे। मैंने 2 दिन मैं अपनी माँ के मृत शरीर के साथ बिता दिए अपने घर के हॉल में। मैंने अपनी माँ के शरीर पर गंगा जल छिड़क दिया और उनके पास बैठकर श्रीमद् भगवत गीता का सार सुनाया, जिससे उनकी माता को शांति मिल सके। अब समय था अपनी मौत का सामान खरीदने का। मैं बाजार गया और मुझे लग रहा था जैसे सभी लोग मुझे ही घूरे जा रहे हैं। और घूरे भी क्यों ना, मैं 4-5 दिन से ना तो नहाया था, ना कुछ खाया पिया था। बदबू स्मेल आ रही थी मेरे अंदर से। पागलों जैसा मेरा भेष था। डिप्रेशन का शिकार तो पहले से ही था। और मैंने अपनी मां का भी तो कत्ल किया था। सभी घूरेंगे क्यों मुझे, शायद इसीलिए मुझे सभी घूरे जा रहे थे। लेकिन मैंने किसी को ज्यादा ध्यान से नहीं देखा और पावर टूल्स की दुकान पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक्स कटर मांगा। लेकिन मेरी दशा को देखते हुए उन्होंने मुझे कटर नहीं दिया। मैं वापस अपने घर आ गया और ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया और फिर से अपनी माँ के पास बैठ गया। लेकिन मेरी माँ की बॉडी से अब बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी थी। शायद बदबू तो कत्ल के टाइम से ही आ रही थी, लेकिन उनके साथ इतनी देर बैठे रहने की वजह से मुझे पता नहीं लगा, क्योंकि अभी मैं बाहर जाके आया था तो मुझे इसलिए बदबू आने लगी थी। मैंने पेंसिल के बुरादे को जलाया, धूप बत्ती भी जलाई, और तो और घर में एक जायफल था उसे भी जला दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बदबू बहुत तेज आ रही थी, शरीर अंदर से सड़ना चालू हो गया था। इस बदबू के कारण मेरी भी तबीयत बिगड़ने लगी थी। तो मैंने बॉडी को ले जाकर बाथरूम में रख दिया और डीओ की पूरी बोतल बाथरूम में स्प्रे कर दी। अब थोड़ी राहत मिली थी, थोड़ा ठीक लग रहा था। इन्हीं सब में आज का दिन भी बीत गया और मैं इलेक्ट्रिक कटर के आने का इंतजार करता रहा। आज रविवार है। तकरीबन शाम 4 बजे डिलीवरी बॉय ने मेरे घर की घंटी बजाई और मैं डर गया कि कहीं कोई आ तो नहीं गया, कहीं पड़ोसियों को बदबू तो नहीं आने लग गई घर से। मैंने घर में जितनी भी अगरबत्ती सभी एक साथ जला दी और दरवाजे की घंटी लगातार बार बार बजती जा रही थी। फिर मैं घबराया हुआ रहा और मैंने जाकर धीरे से दरवाजा खोला तो मैंने देखा बाहर डिलीवरी बॉय खड़ा था। मैंने उससे कटर लिया और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। अब समय आ गया था मेरे मरने का। तभी मेरा फोन बजता है। फोन मधु आंटी का था। मैंने फोन उठाया तो उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ कहाँ है बेटा? वो मेरा फोन नहीं उठा रही। आज हमें सत्संग में जाना है, आज रविवार है। इतना सुनते ही मुझसे रहा नहीं गया और फूट फूट कर रोने लगा। आंटी ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो मैंने आंटी से कहा कि मैंने अपनी माँ को मार दिया है, उनका कत्ल कर दिया है और अब खुद भी मरने वाला हूं, खुद भी सुसाइड करने वाला हूं। इतना सुनते आंटी घबरा गई, बोखला के फोन काट दिया। शायद अभी वो पुलिस को फोन करने जा रही थी और मैं पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहता था।
मैंने फिल्मों में देखा पुलिस बहुत मारती है। अब मुझे सब जल्दी में करना होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी बता चुका था और मुझे लग रहा था कि दुनिया मुझे माफ कर देगी मेरे जाने के बाद। मेरी बाइक और मेरा घर मधु आंटी को दे दिया जाए, क्योंकि उस दुनिया में वही है जिन्हें हमारे मरने का दुख होगा। अलविदा राहुल कटिहार। इतना बोलते राहुल ने अपनी गर्दन पर इलेक्ट्रिक कटर चला दिया। कटर चलते ही राहुल की गर्दन कट कर गिर गई। बिल्कुल फर्श पर हर जगह खून ही खून बिखरा पड़ा था। मधु ने उधर सारी जानकारी पुलिस को दे दी थी। मौके वारदात पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। पूरे फर्श पर खून ही खून बिखरा हुआ था। एक लगभग 25 साल के लड़के की लाश पड़ी हुई थी, जिसके पास चालू इलेक्ट्रिक कटर पड़ा हुआ था। थोड़ी जांच करने के बाद एक लाश और मिली जो बिल्कुल सड़ना चालू हो चुकी थी, और टेबल पर रखी एक डायरी जिसके 77 पन्नों पर लिखी हुई थी एक डिप्रेशन के हत्यारे की सुसाइड की घटना। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे डिप्रेशन का शिकार होकर राहुल ने अपनी माँ को और अपने आप को खत्म कर लिया। डिप्रेशन एक इतनी भयानक बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है, खोखला कर देती है और अंततः उसे मजबूर कर देती है उसको खुद को अपने हाथों अपनी जिंदगी खराब करने की, जिंदगी खत्म करने की। जब भी हमें कोई ऐसी बीमारी हो, ऐसी हमें कोई चिंता अंदर से अंदर खाए जा रही हो, तो हमें अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को जरूर बताना चाहिए। उनके साथ टाइम बिताना चाहिए ताकि हम डिप्रेशन से बाहर निकल चुके। आज की युवा पीढ़ी काफी हद तक डिप्रेशन में पहुंच चुकी है, कुछ लव अफेयर को लेकर, कुछ अपने करियर को लेकर। लेकिन जिंदगी बहुत ही मूल्यवान है, इसे यूं ही खत्म नहीं किया जा सकता। जिंदगी में अगर एक हमारा रास्ता बंद होता है तो आगे भगवान हमारे 100 रास्ते जरूर खोलता है। तो हमें अपने आप को हिम्मत देनी चाहिए, अंदर से हमें टूटने नहीं देना चाहिए, और जिंदगी के कठिन समय से हमें लड़ना चाहिए। कठिन समय लड़कर ही दोस्तों एक हसीन समय, एक खुशहाल जीवन हमारे आगे खुलकर आता है। राहुल ने ऐसा नहीं किया, वो टूट चुका था। अगर वो अपने आप से लड़ जाता, अपने अंदर के इस उठ रहे राक्षस से लड़ जाता, तो आज शायद वो जिंदा होता, उसकी माँ जिंदा होती, वो खुश होते, राहुल शादी भी करता, उसके बच्चे भी होते, फैमिली फिर से चल जाती। लेकिन उसने अपनी जिंदगी खराब कर दी। उम्मीद करता हूँ ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो। तब तक के लिए आप भी खुश रहें, आबाद रहें। समाप्त करते हैं हम इस घटना को लेकर, और हाजिर होंगे दोबारा से आपके सामने एक नई और सच्ची घटना लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।